हद इतनी करो कि हद की इंतहा हो जाए और कामयाबी इस तरह मिले कि वह भी एक दास्ता हो जाए। इस कोट के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने एमए एंट्रांस टेस्ट बीएचयू का लेके आया हूं और ये पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है विभिन्न आगामी एग्जाम परीक्षाओं के लिए। इस पेपर को एक मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर आप ले सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। तो बिना वक्त गए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्न में से किसे रिक्त स्वतंत्रता एवं अमूर्त व्यक्तिवाद का अग्रदूत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जेएस मिल को। जेएस मिल को कहा जाता है रिक्त स्वतंत्रता एवं अमूर्त व्यक्तिवाद का अग्रदूत। किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथक है? तो ये बात करिए जीडीएच कॉल ने। और दोस्तों एक ये मास्टर पेपर है, अगर किसी को चाहिए इसकी पीडीएफ तो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ के इसको ले सकता है। इसके अंदर आंसर भी साथ साथ दिए गए हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रस्ताव सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद में रखा गया। तो ये रखा गया था थॉमस हेयर द्वारा रखा गया था अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सर्वप्रथम प्रस्ताव ब्रिटिश संसद के अंदर। किसने कहा साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है? तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर जगह आप देख लेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखें। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था बताया था लेनिन ने, और लेनिन को साम्राज्यवाद केंद्रीयवाद विचारधारा का भी इन्होंने सिद्धांत दिया था, तो ये इससे भी रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बिंदु पर फासीवाद और साम्यवाद एक मत है? तो इसके अंदर बताना है साम्यवाद और फासीवाद किस पे एक मत है। तो वो दोनों फेवर करते हैं टोटलिटेरियन स्टेट, यानी सर्वाधिकारवादी राज्य की दोनों स्टेट वकालत करते हैं। तो सर्वाधिकारी राज्य वो होता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है और राज्य का ही हर चीज़ के अंदर हस्तक्षेप मांगता है और राज्य को हर व्यक्ति का कर्ता धर्ता मानता है। वो राज्य टोटलिटेरियन होता है, वो सोचता है कि हम ही कर्ता धर्ता है और हम ही जो करेंगे वो सही होगा। इसके अंदर मुसोलिनी को ले सकते हैं जो इटली से संबंधित थे, हिटलर को ले सकते हैं जो कि इसके प्रमुख विचारक हैं। निम्न में से कौन आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? तो मॉडल वेलफेयर स्टेट का कौन समर्थक है? तो ये टीएच ग्रीन है। इन्हें लिबरलिस्ट आइडियलिस्ट थिंकर भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इनको समझ लें आप अच्छी तरीके से। निम्न लेखकों में किसने रूसों के महिलाओं की अधस्थिति के विचारों की चुनौती दी है? तो हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर चैलेंज रूसो आइडिया ऑफ फीमेल इन्फीरियरिटी इन हिज बुक? तो जो महिलाओं की जो इन्फेरिटी की बात की जो चैलेंज करी है वो मैरी वॉस्टनक्राफ्ट ने करी है। सबसे पहली महिला थिंकर थी मैरी वॉस्टनक्राफ्ट, जिन्होंने महिला अधिकारों के ऊपर अपना लेख लिखा था, ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। तो इन्हीं को फेमिनिस्ट के पहले विचारधारा के तौर पे भी माना जाता है इन मैरी वॉस्टनक्राफ्ट जी को। निम्न में से किसका संबंध पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लानोस्ट के साथ है? तो ये जुड़े हुए हैं रशिया के जो राष्ट्रपति थे पूर्व, मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने ये नीति लेके आई थी, खुलापन की नीति। इसी के कारण यूएसएसआर का पतन हो गया था। किसने कहा युद्ध पुरुषों के लिए वैसे ही है जैसे स्त्रियों के लिए मातृत्व? तो इस कोटेशन को याद रखें, कई एग्जाम में पूछा गया है ये कोटेशन। तो ये मुसोलिनी ने कहा था कि युद्ध जैसे स्त्रियों के जीवन में मातृत्व यानी माता बनने का जो होता है, वैसे ही पुरुषों के जीवन में भी युद्ध होता है और जो राज्य होते हैं उनको युद्ध करते रहना चाहिए। इससे राज्य के अंदर एक उत्साह बना रहता है, इनका मानना था ऐसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से भारतीय अशांति का जनक? तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति का अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी को इसका कहा जाता था। और ये लॉर्ड वेवल ने, एक बार आप चेक कर लें इनको, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट नाम, ये पूछा जाता है कि इनको किसने कहा था ये भारतीय अशांति का जनक। तो किस वायसराय ने कहा था वो भी आप एक बार चेक कर लें। निम्न में से कौन सी पद्धति व्यवहारवाद ने उचित माना था? तो व्यवहारवाद ने साइंटिफिक पद्धति को उचित माना है। और व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक उत्थान और राजनीतिक पुनरुत्थान की अवधारणा के साथ जुड़े हुई विचारधारा है। व्यवहारवाद बोलते हैं कि राजनीति जो अब राजनीतिक सिद्धांत अब खत्म हो गया है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद इसको निरस्त करता है और वो बोलता है कि राजनीतिक सिद्धांत अभी भी है और वो मूल्यों को मान लेता है। इसके कारण उत्तर व्यवहारवाद विचारधारा में फिर द्वारा राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हो जाता है। निम्न में से कौन अनुच्छिक रिलेक्टेंट डेमोक्रेट प्रजातंत्रवादी है? तो ये जेएस मिल को कहा जाता है रिलेक्टेंट डेमोक्रेट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी आप एक बार देख लें, ये आपके रिवीजन के तौर पे ये अच्छी तरह रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा।
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपने कार्य एवं नीति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय कार्य प्रणाली के अंदर जो कार्यपालिका के प्रति जो उत्तरदायी होती है वो विधानमंडल उत्तरदायी होती है। यानी अगर ये जो उत्तरदायी होती है, अगर एक का इस्तीफा अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए पूरा जो मंत्रिमंडल होता है वो उत्तरदायी होता है किसी भी कार्य के लिए। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित है? तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1979 में। क्योंकि इनको याद रखें, क्योंकि ये मैचिंग से रिलेटेड कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है और कौन सा वर्ष किससे है, तो इन सबको याद रखें। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1979 के अंदर हुआ था। किसने राजनीतिक दलों को विचारों के दलाल के रूप में कहा? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये कहा है लावेल ने जो राजनीतिक दलों को विचारों के दलाल के रूप में कहा है। वर्चस्व का सिद्धांत, हेजेमनी का थ्योरी जुड़ा हुआ है ग्रामशी के साथ। इन्होंने प्रिजन नोटबुक के अंदर हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया था और बताते हैं कि सिविल सोसाइटी जो होती है उसके द्वारा कैसे एक हेजेमनी क्रिएट की जाती है, अखबारों के द्वारा या विभिन्न माध्यमों के द्वारा। तो ये इसके साथ हेजेमनी के कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं ग्रामशी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछ लिया जाता है। इंटेलेक्चुअल हेजेमनी के साथ भी ग्रामशी ही जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय का विचार अंतर्निहित है? तो ये आर्टिकल 21 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 21 है। और ये इसके अंदर जीवन का अधिकार, प्रकृति स्वतंत्रता का अधिकार, और क्या बोलते हैं इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, ये सारे अधिकार, पीने का पानी का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जितने विकास का अधिकार, जितने भी हैं इसके इसी से रिलेटेड है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार है क्योंकि इसके अंदर इससे क्वेश्चन ये बढ़ता ही जा रहा है अधिक इसके अंदर, और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर में देखने को मिला है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उदारवादी चिंतक जिसने सामाजिक अभियांत्रिकी सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया? तो सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया था कॉल पॉपर ने। थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन भी इन्हीं के साथ जुड़ी है, याद रखें, कॉल पॉपर। तो सामाजिक अभियांत्रिकी सोशल इंजीनियरिंग, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं कॉल पॉपर। निम्न में से कौन सी पद्धति लोक प्रशासन का कालानुक्रम अध्ययन कराती है? तो ये ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा हम लोक प्रशासन का कालानुक्रम अध्ययन कर पाते हैं। किसने कहा लोक प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे जनहित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? तो ये बात करी है पाउल ए एप्लेबी द्वारा ये बात की गई है। निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसके अंदर बताना संवैधानिक निकाय नहीं है। तो 324 के अंदर तो आर्टिकल 324 के अंदर निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल 280 के अंदर वित्त आयोग है, और एक मिनट थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया है, और आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल, एक बार आप चेक कर लें। फिर भी ये आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल है, लेकिन जो योजना आयोग था पहले, इसकी जगह पे नीति आयोग अब आ गया है। ये संविधान के अंदर नहीं लिखा हुआ है, और संवैधानिक आयोग उसे कहते हैं जो संविधान के अंदर लिखा हो। अब तो ये हट भी गया है योजना आयोग, तो योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ चुका है। तो इसको याद रखें, नीति आयोग से बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो नीति आयोग को बहुत इंपॉर्टेंटली आप देख लें, इसके कितने सदस्य होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसकी वार्षिक रिपोर्ट कौन सी होती है, और वार्षिक रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पब्लिश होती हैं, इन सब चीज़ों को देख लें क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर नीति आयोग से रिलेटेड। डिप्लोमेसी इज द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बाय द पीसफुल मीन। तो कूटनीति शांतिपूर्ण साधनों द्वारा राष्ट्रीय हित का बढ़ाता है। तो राष्ट्रीय हित की जहाँ भी बात हो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, तो आपको मार्गेनथाउ के ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। तो ये मार्गेनथाउ सही है इसका आंसर। 64वां क्वेश्चन जो कि इस पार है, कोलंबो प्रस्ताव। तो कोलंबो प्रस्ताव संबंधित है भारत और चीन के बॉर्डर विवाद से संबंधित है। और कोलंबो प्रस्ताव जो श्रीलंका की सहायता से, श्रीलंका की मध्यस्थता के द्वारा इसको अपनाया गया था। सर्कल ऑफ 12 स्टेट रिलेटेड है कौटिल्य के साथ। भारतीय विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत का संबंध किस देश के साथ था? तो गुजराल संबंध का सिद्धांत है नेवरो के साथ। नेवरो को छूट देने के लिए, एक तरफा छूट देने के लिए यह सिद्धांत आया था। प्राचीन भारत में किसने राजधर्म का प्रतिपादन किया? तो यह किया है राजधर्म का प्रतिपादन मनु द्वारा। किस पड़ोसी देश ने 1987 में IPKF भेजी गई थी? तो इन विच नेबर कंट्री द IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वाज सेंड इन
1987, तो ये श्रीलंका के अंदर भेजी गई थी पीस कीपिंग एजेंसी। और ये इसी के पीस के भेजने के चक्कर में ही हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी हत्या कर दी गई थी लिट्टे संगठन द्वारा बाद में। राज्य के नीति निर्देशात्मक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है? तो राज्य का जो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है वो आर्टिकल 51 इससे संबंधित है। निम्न में से कौन निम्न मौलिक अधिकारों में कौन विदेशी नागरिकों पर्याप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों जो पर्याप्त हैं वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, लेकिन विधि के समक्ष स्वतंत्रता ये विदेशी नागरिकों ढंग से पर्याप्त नहीं है। इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, पूर्णता तो नहीं लेकिन पर्याप्त है, लेकिन पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है विधि के समक्ष समानता। एक लोक सेवक का मुख्य कार्य है, द मेन फंक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट इज टू इम्प्लीमेंट लॉ, तो कानूनों को लागू करवाना सिविल सर्वेंट का मुख्य कार्य होता है। और चुनाव में भाग लेना तो ये राजनीतिक लोग भाग लेते हैं, कानून बनाना जो विधायिका के लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कानून बनाने के अंदर। शासक वर्ग का हित साधना तो ये भी नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए जनता के लिए लीगली तो जनता के लिए उन्हें बनाया जाता है, लेकिन जो उनका जो मेन कार्य होता है वो कानूनों को लागू करना लोक सेवक का कार्य होता है। निम्न में से कौन एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? तो विदेश नीति का निर्धारक तत्व को याद रखें, राष्ट्र हित है, सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी भी है, राष्ट्रीय शक्ति भी है, लेकिन शासक वर्ग का हित जो रूलिंग क्लास का हित होता है वो इससे संबंधित नहीं होता है नेशनल विदेशी नीति से। तो ये तीनों जो ऊपर के थे वो संबंधित है, लेकिन जो संबंधित नहीं था हमें बताना था, तो शासक वर्ग का हित संबंधित नहीं है। निम्न में से किस एक को प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा? तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है कॉल पॉपर ने। कॉल पॉपर की जो रचना थी थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, इन्होंने प्लेटो और हीगल को मुक्त समाज का शत्रु कहा था कॉल पॉपर ने। रॉबर्ट नाजिक की बुक थी, रॉबर्ट नाजिक को याद रखना है कि इन्होंने बुक दी थी यूटोपिया करके, ऐसे इनकी पूरी बुक थी, एक बार चेक कर लें अच्छे तरीके से। यूटोपिया इनकी बुक भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर बहुत। जॉन रॉल्स न्याय के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सबको याद रखें, थिंकरों को भी। निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बताना है हमें सम्मिलित जो नहीं है, तो पहले इसका सम्मिलित नहीं था। प्लेटो जो जुड़े हुए हैं वो आगमनात्मक साथ अरस्तु जुड़े हुए हैं, जो ये निगमनात्मक पद्धति के साथ जुड़े हुए हैं। जो निगमनात्मक पद्धति होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की बात करती है, जबकि जो आगमनात्मक पद्धति होती है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की बात करती है। तो ये जुड़े हुए हैं इसके साथ अरस्तु, और ये जो प्लेटो जुड़े हुए हैं वो निम्नात्मक पद्धति के साथ जुड़े हुए हैं। अरस्तु तुलनात्मक पद्धति, हीगल डायलेक्टिक के साथ जुड़े हुए हैं, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ जुड़े हैं। तो इन सबको आप लिख लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। भारतीय संविधान के DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के साथ सम्मिलित क्या उद्देश्य है इसका हमें बताना था। तो ये सम्मिलित है हमारे देश के अंदर सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये संबंधित है DPSP के साथ। राज्य के नीति निर्देशात्मक तत्व जिसे हम कहते हैं, इससे संबंधित है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके अंदर गांधीवादी दिखते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो मुख्य तौर पर जो बात कही गई है ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका मुख्य लक्षण है। निम्न में से किस एक ने अनुपातिक समानता सिद्धांत प्रतिपादन किया? तो अनुपातिक जो समानता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया, अनुपातिक समानता। साफ्टा, तो साफ्टा रिलेटेड है सार्क से, और इसकी स्थापना 2004 के अंदर हुई थी। साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। और नाटो को याद रखें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ के अंदर है। इसकी स्थापना 1949 के अंदर हुई थी, और इसका एक जो मूल कथन है कि एक के ऊपर हमला सबके ऊपर हमला माना जाएगा। और इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं ये भी याद रखें। और इसके जो भी लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया वार के लिए, तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक बन जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन इसके अंदर नाटो के अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा जाने के लिए ही इस लड़ाई स्टार्ट हुई है। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें, एक बार देख लें इसको। किसने कहा भारत किसी देश या राष्ट्र के समूह का पिछलग्गू बनकर नहीं रह सकता? उसकी स्वतंत्र तथा प्रगतिक एशिया के लिए महत्वपूर्ण अंतर डालेगी। उसकी स्वतंत्रता तथा प्रगति एशिया के लिए महत्वपूर्ण अंतर डालेगी तथा इस कारण विश्व पर भी। तो ये बात कही थी
जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारत को किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो उसकी स्वतंत्रता तथा प्रगति एशिया के लिए महत्वपूर्ण अंतर डालेगी तथा विश्व पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात थी, नेहरू जी ने कही थी इस बात को, इसीलिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक सदस्य थे उसमें भी वो शामिल थे, और उन्होंने ये बात कही थी कि भारत को किसी भी गुट के अंदर सम्मिलित नहीं हो रहा है, और अलग गुट में वो शामिल हुए, गुटनिरपेक्ष, जो कि बाद में बना। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर सुमेलित नहीं है हमें बताना था। तो ये 54वां आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। 60वां आर्टिकल है राष्ट्रपति की शपथ से, और 65वां आर्टिकल जो कि संबंधित नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव से, तो ये सम्मिलित नहीं था। 74वां आर्टिकल संबंधित है मंत्रिपरिषद से। तो इस प्रकार से ये 74वां आर्टिकल संबंधित नहीं था। तो एक बार देख लेते हैं इसको, नीचे ये ऊपर नीचे हो गया। तो ये जो इसका 65वां आर्टिकल जो उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, बाकी सारे ये आर्टिकल संबंधित हैं। पृथ्वी सम्मेलन 2000 हुआ था, तो ये जोहानिसबर्ग के अंदर हुआ था, और इन सबको याद रखें कि पृथ्वी सम्मेलन जैसे 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था, 1972 के अंदर स्टॉकहोम के अंदर हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हुआ था। तो जितने भी सम्मेलन हैं इनको याद रखें, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। लोक लेखा समिति भी है, और ये सारी समिति है, तो इनको सबको याद रखें। और इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? जैसे एस्टीमेट कमेटी के अंदर मेरे को जितना याद है 22 सदस्य होते हैं, इसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो एक बार आप चेक कर लें, फिर भी जो सबसे बड़ी कमेटी है वो प्राक्कलन समिति है। हमारे संविधान से कौन सा मौलिक अधिकार एक संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो ये हटाया गया था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हमारे संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार से हटा के इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारत में सरकारी सेवक को किस राजनीतिक संगठन का सदस्य बनने से निम्न में से कौन वंचित करता है? तो भारत में सरकारी सेवक को किसी राजनीतिक संगठन का सदस्य बनने में कौन सा कानून है जो उन्हें वंचित करता है, हमें बताना था। तो ये है केंद्रीय लोक सेवा संचालन नियम 1966, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1966। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये हमारे जो लोक सेवक होते हैं उनको जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की समर्थन नहीं कर सकते, ना उनको चंदा दे सकते हैं, ना उनका समर्थन कर सकते हैं खुल के, तो ये मना करता है। और यूपीएससी के बारे में याद रखें, यूपीएससी आर्टिकल 315 के अंदर यूपीएससी के बारे में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस भारतीय विश्वविद्यालय ने प्रथम बार लोक प्रशासन का पूर्ण प्रश्न पत्र सम्मिलित किया? तो ये सम्मिलित किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लोक प्रशासन का प्रथम बार पूर्ण प्रश्न पत्र। एक समाजवादी राज्य बल देता है, तो समाजवादी राज्य बल देता है मुख्य तौर पर आर्थिक सुधार के ऊपर, आर्थिक सुधार, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, और जितनी भी प्रकार की आर्थिक रिलेटेड जो समानताएं होती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक समाजवादी राज्य मुख्य तौर पर अपना बल देता है। और लिबरलिस्ट राज्य होते हैं, यानी उदारवादी जो राज्य होते हैं, वो मुख्य तौर पे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देते हैं, राज्य का कम हस्तक्षेप हो इसके ऊपर बल देते हैं। निम्न में से कौन एक मुख्य जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो दिलीप सिंह धुरिया कमेटी, ये इनका रूल भी आया था 1996 के अंदर, पंचायत टू एक्सटेंशन प्लान। तो 1996 के अंदर ये गठित हुई थी कमेटी, और इन्होंने जनजातीय क्षेत्र के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने की बात कही थी। निम्न में से किस आंदोलन ने एम के गांधी संबंधित नहीं है? तो इसमें से बताना है किसमें से संबंधित नहीं है। तो खिलाफत से संबंधित है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी संबंधित है, क्विट इंडिया से भी संबंधित है 1942 के अंदर जो हुआ था, खिलाफत 1920 के अंदर जो तुर्की के जो खलीफा होते थे उनके समर्थन में करने के लिए आंदोलन था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1930 के अंदर हुआ था। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 के अंदर हुआ था, जो कि तिलक और इन सब ने किया था। और इसी के कारण कांग्रेस के अंदर एक गर्मपंथी और नरमपंथी दल भी बट गया था। तो उस समय गांधी जी कांग्रेस भारत में आए भी नहीं थे, तो ये गांधी जी इस आंदोलन से संबंधित नहीं है, स्वदेशी आंदोलन से। G8 देशों का सदस्य निम्न में से कौन नहीं है? तो इसमें से बताना है G8 सम्मेलन का कौन सदस्य नहीं है। तो चाइना ग्रुप 8 का सदस्य नहीं है, जबकि फ्रांस, इटली और जापान G8 के सदस्य हैं। राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है। द हैप्पीनेस ऑफ किंग्स लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। तो ये बात करी थी मैकियावेली ने, माफ कीजिएगा कौटिल्य ने बात करी है ये, कि राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है।
और जो मैकावली जो संबंधित थे उन्होंने बात करी थी, द प्रिंस लिखी है उन्होंने, और उन्होंने भी ऐसी कुछ बात करी थी कि राजा को कभी भी जो प्रजा होती है उसकी संपत्ति के ऊपर गलत नज़र नहीं रखनी चाहिए, उसकी कमाई धन के ऊपर गलत नज़र नहीं रखनी चाहिए। तो उनकी वो कोटेशन थी। निम्न में से कौन नव उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक जनक माना जाता है? तो F.A. हैक न्यू लिबरिस्ट थिंकर है F.A. हैक, तो इन्हीं को बौद्धिक जनक कहा जाता है नव पूंजीवादी विचारधारा का। निम्नलिखित प्रतिवेदनों में किसने भारतीय लोक सेवा की सर्वोच्चता को वैधता प्रदान की है? तो ये प्रदान की है मैकले रिपोर्ट के द्वारा भारतीय जो सिविल सेवा थी उसको सर्वोच्चता प्रदान की गई थी। सॉरी। निम्न में से कौन कथन मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो मार्क्स से संबंधित नहीं है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो ये कोटेशन जुड़ी हुई है हीगल से। हीगल ने कही थी ये बात कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, और ये बात जो सभी बात है, मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये बात करी है मार्क्स ने। राज्य का लोप हो जाएगा, ये बात करी है मार्क्स ने। राज्य शोषण का यंत्र, ये बात करी है मार्क्स ने। लेकिन ये बात जो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रमाण है या अवतरण है, ये बात करी थी हीगल ने। निम्न पुस्तकों के प्रकाशन का कार्यक्रम बताइए। तो इनके कार्यक्रम का जो इसको क्रोनोलॉजिकल सेट करना था, तो कौन सी पुस्तक पहले आई थी इसके अंदर ये बताना था हमें। तो माफ़ कीजिएगा, तो इसके अंदर सबसे पहले जो पुस्तक आई थी द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडल गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद द पावर इलीट आई थी, उसके बाद पॉलिटिकल मैन आई थी, और उसके बाद कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच आई थी पुस्तक। द कैलकुलस ऑफ कंसेंट पुस्तक जुड़ी हुई है J.M. बुचानन के साथ जुड़ी हुई है। द कैलकुलस ऑफ कंसेंट बुक यानी जुड़ी हुई है J.M. बुचानन के साथ। महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांत से संबंधित है? तो महाभारत का जो शासन से संबंधित भाग है वो शांति पर्व जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो पॉकेट भी तो संबंधित है, सीनेट का शिष्टाचार भी संबंधित है, फिलिबस्टरिंग भी संबंधित है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नाम से समझ रहे हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये संसदीय व्यवस्था के अंदर होता है। तो संसदीय व्यवस्था के अंदर ये होता है, तो ये अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन भारत में निर्वाचन सुधार से संबंधित नहीं है? तो संथानम कमेटी, ये CBC की स्थापना इसी के कहने के पूर्व हुई थी, ये संबंधित नहीं है। तारकुंडे, इंद्रजीत और दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव आयोग से संबंधित है, जबकि जो संथानम कमेटी है उससे संबंधित नहीं है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रथम मांग संबंधित है? तो ये मांग संबंधित है अल्जारिया सम्मेलन से। किस वर्ष में हिटले काउंसिल स्थापित हुई? तो माफ़ कीजिएगा, विटले है, ये हिटले नहीं है। तो विटले काउंसिल हुई थी वो 1917 के अंदर, ये ब्रिटेन के अंदर आई थी ये कमेटी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किस देश में आई थी सबसे पहले, तो ये संबंधित थी ब्रिटेन से संबंधित थी विटले काउंसिल। संसद की स्वीकृति से अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल जारी रहेगा। तो ये बात करी गई है, अधिकतम कोई निश्चित अवधि नहीं है कि जो राष्ट्रीय आपात होगा उसको कब तक जारी रखा जाएगा। अगर कहीं बाहर देश से आक्रमण होता है तो ये 352 द्वारा आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और 356 जो होता है वो स्टेट के अंदर आपातकाल होता है, और 360 होता है वो वित्तीय आपातकाल होता है। तो ये पेपर था BHU का पॉलिटिकल साइंस MA एंट्रांस का, और ये मास्टर पेपर है। अगर किसी को चाहिए तो मेरे साथ ग्रुप में जुड़ के वो ले सकता है इस पेपर को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हुआ पेपर। अगर कुछ कमी रहेंगे तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा भी हौसला बना रहे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करें। और इसी उम्मीद के साथ आपने मेरी वीडियो को देखा, तहे दिल से आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।